नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। आज विशेष टॉपिक पर हम चर्चा के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। नोबेल प्राइज 2023 विज्ञान के क्षेत्र में 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार और उससे संबंधित सारे वह तथ्य, एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। 2023 का फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला है नोबेल पुरस्कार। काफ़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि अभी तक जो इलेक्ट्रॉनों की गति को हूबहू जान पाना कठिन था, जिससे कई सारी ऐसी अवधारणाएं जो समझने में हमको कठिनाई होती थी, आज हम अब इलेक्ट्रॉनों की गति को और अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके क्षेत्र में यह पूरा पुरस्कार दिया गया है। 3 वैज्ञानिक जिनको संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की गति, एटम या छोटे मॉलिक्यूल का जो अध्ययन किया जाता है, उसके लिए हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। इसका मतलब यह पूरा नोबेल पुरस्कार क्वांटम फिजिक्स से भी जुड़ा है। वैसे फिजिक्स को हम 2-3 रूपों में पढ़ते हैं, जिसको हम जिसको कहते हैं व्यवहारिक भौतिक विज्ञान, दूसरे को हम कहते हैं कि आधुनिक भौतिक विज्ञान, और तीसरा जो हमारा क्वांटम भौतिक विज्ञान है, जिसमें हम एटम के लेवल पर, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर, मॉलिक्यूल के लेवल पर पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो आइए पूरी बात को समझते हैं कि क्या है यह भौतिक विज्ञान और किसके लिए यह प्रदान किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार 2023 का जो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, उसकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। अब इस पूरे पुरस्कार को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह पुरस्कार दिया है। इसमें 3 वैज्ञानिक जिनको संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें पियरे अगस्टिनी हैं, फेरेंक क्राउज हैं, एनी हल हुइलियर। इन तीनों को पियरे, यहाँ पर 3 वैज्ञानिक जिसमें पियरे अगस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एनियल हुइलियर को देने की घोषणा की गई है। तो पहली बात, अब अगर तीनों लोगों को हम देखें तो यहाँ देखिएगा 3 वैज्ञानिक के चित्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें यह पूरा भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 2023 का प्रदान किया गया है। आइए हम बातचीत करते हैं कि जो यह तीनों वैज्ञानिक हैं, या इनका संबंध कहाँ से है। तो पियरे अगस्टिनी जो हैं, यह ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस यूएसए से जुड़े हुए हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस यूएसए से जुड़े हुए हैं। दूसरे वैज्ञानिक फेरेंक क्राउज, या मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स गार्चिंग और लुडविग मैक्सिमिलियंस यूनिवर्सिटी मुंचन जर्मनी से यह जुड़े हुए हैं। कहाँ से? मुंचन जर्मनी से जुड़े हुए हैं। तीसरे वैज्ञानिक एनियल हुइलियर, यह लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन से जुड़े हुए हैं। तीनों वैज्ञानिकों का संबंध, एक लोग का संबंध स्वीडन से है, दूसरे वैज्ञानिक का संबंध जर्मनी से है, और तीसरे वैज्ञानिक का संबंध यूएसए से है, अमेरिका से है। अब इनको पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? इस साल के पुरस्कार का विषय क्या है? हमने कहा कि यह विषय मुख्य रूप से क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा हुआ एक अनुसंधान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति को एटो सेकंड में पहली बार यहाँ पर जांचा गया है, उसको बताया गया है, जिसमें एक शब्द अभी आगे आने वाला है जिसका नाम है एटो सेकंड। तो क्या अभी तक हम एटो सेकंड की संकल्पना नहीं कर पाए थे, या इलेक्ट्रॉन की गति को हम एटो सेकंड में अभी तक माप नहीं पाए थे? क्योंकि यह पूरा जो नोबेल प्राइज है, एटो सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन की गति को प्राप्त करना या उसके अध्ययन तक कर पाना, दुनिया के सामने अभी तक यह एक ऐसा विषय था जो सुलझाया नहीं जा सका था। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इसकी बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप देखेंगे लगभग नगण्य है, इसलिए काफ़ी यह हल्का होता है, इसकी गति बहुत तीव्र होती है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से कितने आकर्षण से बंधा है,
इसके आधार पर हम यह तय करते हैं कि इलेक्ट्रॉन दूसरे नाभिक के साथ अटैच होगा कि नहीं होगा, परमाणु के साथ अटैच होगा कि नहीं होगा, जिसके लिए एक फोर्स कार्य करता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। यह न्यूक्लियर फोर्स इसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है इस नाभिक को। कोई परमाणुवीय नाभिक कितना स्थायी है, कितना अस्थायी है, यह इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करेगा, न्यूक्लियर फोर्स पर निर्भर करेगा, नाभिकीय बल पर निर्भर करेगा। तो इस साल के जो नोबेल पुरस्कार का विषय है वह एटोसेकंड की गणना से संबंधित विषय है। साधारण भाषा में एटोसेकंड का आशय होता है कि अगर हम 1 सेकंड के अरबवें भाग के अरबवें हिस्से के समय को हम प्राप्त कर लें, 1 सेकंड के अरबवें भाग के अरबवें भाग को, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की गति को प्रदान कर पाए या जान पाए तो यह एटोसेकंड कहलाता है। यह विषय है हमारा पूरा इस नोबेल पुरस्कार का कि प्रयोगात्मक तरीके के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश का एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं। एटोसेकंड पल्स, एटोसेकंड की संकल्पना हमने क्या कहा कि 1 सेकंड का अरबवां भाग का अरबवां भाग, 1 सेकंड के अरबवें भाग का अरबवां भाग, जिसको अगर हम गणितीय रूप में समझें तो 10⁻18 के बराबर होगा। 1 सेकंड का 10⁻18वां भाग जो होगा वह एक एटोसेकंड के बराबर होगा। अभी तक इलेक्ट्रॉनों की गति जो हम जानते थे या प्राप्त करते थे उसी प्रकार से करते थे कि जैसे कोई पंखा चल रहा है, कोई फैन चल रहा है, तो 3 परों में से हमको स्पीड में जब होता है तो हमको एक ही प्रतीत होता है। अगर हम किसी भी कैमरे से उसका चित्र प्राप्त करना चाहें तो हमको वह आपस में ब्लर जैसा दिखाई देता। अभी तक इलेक्ट्रॉनों की गति को हम ऐसे ब्लर जैसा ही एज्यूम कर पा रहे थे क्योंकि इस समय का एटोसेकंड का हमने गणना प्राप्त नहीं किया था। अब पहली बार हमने क्या कहा गया, इसीलिए कहा गया कि दूसरे शब्दों में प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य ने एटोसेकंड पल्स के विकास को जन्म दिया है, जिसकी अभी तक संकल्पना नहीं हो पाई थी कि एटोसेकंड में हम इलेक्ट्रॉन की गति को जान पाएं। 1 सेकंड के अरबवें भाग के अरबवें भाग में समय की गति के हिसाब से उनके इलेक्ट्रॉनों की गति को हम एज्यूम कर पाएं, प्राप्त कर पाएं। इसमें कहा गया कि इसमें वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन के तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलेगी। अब इस एटोसेकंड की गणना के बाद हम इलेक्ट्रॉन का गति को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जो अभी तक हमको ब्लर रूप से वह दिखाई देता था, अब हमको उसकी गति एग्जैक्ट रूप में दिखाई देगी, हमको उसका सटीक रूप से गति को हम जान पाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की गति हमेशा से क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। वैसे क्वांटम जो भौतिकी है, फिजिक्स है, इसकी संकल्पना पहली बार एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मैक्स प्लांक। उन्होंने प्रकाश कणों के प्रकृति को बताते समय, उनके नेचर को बताते समय पहली बार इस मैक्स प्लांक ने क्वांटम की बात किया था। इनका समय था इस बात को बताने का लगभग 1900 के दौरान। और इन्होंने कहा था कि प्रकाश क्वांटम कणों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसको बाद में आइंस्टीन ने ऊर्जा के बंडल कहा था, और इसी क्वांटम को उन्होंने फोटान कण नाम दिया था, और फोटान कणों को ऊर्जा का बंडल कहा था। जिसको प्रकाश के तरंगों की व्याख्या, प्रकाश की प्रकृति के बारे में जब अध्ययन हो रहा था तो न्यूटन ने इसको पार्टिकल्स नेचर का बताया था, वहीं पर हाइगेंस ने इसको वेव नेचर का, तरंग प्रकृति का बताया, जबकि मैक्स प्लांक ने कहा था कि यह क्वांटम कणों के रूप में आगे चलता है। इसी क्वांटम कण को बाद में आइंस्टीन ने ऊर्जा के बंडल फोटान के रूप में परिभाषित किया था। इसीलिए मैक्स प्लांक को इस क्वांटम फिजिक्स का एक तरह से जन्मदाता माना जाता है। किसी क्वांटम की बात जब आती है तो वहां पर हम एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, सूक्ष्म मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्योंकि हम पदार्थों का अध्ययन अब सूक्ष्म स्तर पर कर रहे हैं। अब इसके विकास से क्या लाभ होगा, इससे जानकारी से क्या लाभ होने वाला है, एटोसेकंड टाइम स्केल क्या है, अगर इसकी बात करें हम तो 1 एटोसेकंड समय की एक आश्चर्यजनक रूप से छोटी इकाई है, जिसकी संकल्पना अभी तक नहीं हो पाई थी कि जो 1 सेकंड के 1
कहा गया है यहाँ पर क्विंटैलियनवें हिस्से या 1 सेकंड के, ऐसे कह सकते हैं अरबवें हिस्से का 1 अरबवां हिस्सा है। या 18 सेकंड की घात यहाँ पे हमने कहा कि 10⁻18 सेकंड के बराबर है, 18 सेकंड के बराबर है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यदि 1 सेकंड को ब्रह्मांड की संपूर्ण आयु को कवर करने के लिए बढ़ाया जाए तो लगभग 13.8 बिलियन वर्ष है, जो 1 सेकंड का एक अंश मात्र माना जाएगा। सब मिलाकर के अगर हम कहें कि इस अध्ययन से क्या होने वाला है कि हम सटीकता से किसी पदार्थ की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको भी समझ पाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के आवागमन को और विस्तार से समझ पाएंगे। हम कई सारे पदार्थ की प्रकृति को समझने में, या चाहे वह रेडियो एक्टिव तत्व होंगे या कोई सामान्य तत्व होंगे, उनको भी हम अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रॉनों की गति का गणना कर पाएंगे, इसके मूवमेंट को देख पाएंगे। अब देखिएगा एटो सेकंड यहाँ पर कहा गया था भाई कि या एक हार्ट बीट का 1 सेकंड कहा गया कि भाई 1 सेकंड के बराबर है। एज ऑफ द यूनिवर्स को यहाँ पर भी इसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। हमने कहा इस अविश्वसनीय रूप से संक्षिप्त समय सीमा का उपयोग अब भौतिकविदों द्वारा हमारी भौतिक दुनिया के कुछ सबसे बुनियादी पहलुओं की जांच के कुछ जो कहा गया कि जांच और हेर फेर करने के लिए किया जा सकता है। इन 8 सेकंड पल्स के साथ वैज्ञानिक परमाणुओं और देखिएगा यहाँ पर परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे रासायनिक जो प्रतिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन आंदोलन का वास्तविक समय दृश्य प्रदान किया जा सकता है। आप देखेंगे कि चाहे चार्ज की प्राप्ति हो या अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति सबसे मायने रखती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाह्य कक्षाओं में उपस्थित होते हैं और इनका द्रव्यमान, अगर हम नाभिक के द्रव्यमान से तुलना करें, क्योंकि नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्य कक्षा में रहता है, जो एक आकर्षण बल से वहां पर अटैच रहता है, जिसके कारण से वह नाभिक में उपस्थित रहता है। अगर इस आकर्षण बल का मान कम होता है तो वह आसानी से वहां से अलग हो सकता है। कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें इनकी गति से सीधे हम इसके सटीक अध्ययन तक पहुंच पाएंगे, इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। भौतिकी की दुनिया के लिए इसका हमने कहा कि मतलब क्या है, तो जिसकी चर्चा हम यहां पे कर रहे हैं कि एटो सेकंड पल्स का उपयोग पदार्थ की आंतरिक प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करने और विभिन्न घटनाओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जो एटो सेकंड पल्स की गणना किया गया है इन 3 वैज्ञानिकों ने, जिनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, हमने कहा 1 सेकंड के अरबवें भाग का अरबवां भाग, इतने छोटे समय की संकल्पना करके उसको प्राप्त कर लेना, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों की गति को हूबहू देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि पदार्थ की जो आंतरिक प्रक्रियाओं का हम परीक्षण कर पाएंगे, प्रक्रियाओं को जान पाएंगे, विभिन्न घटनाओं की हम पहचान करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार समिति के अनुसार इस स्पंदनों का उपयोग परमाणुओं और अणुओं की विस्तृत भौतिकी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है या किया गया है। जो पूरी एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसी का रूप एक क्वांटम फिजिक्स है, इसको और बेहतर रूप से समझने में मदद मिलेगी। हमने कहा कि भौतिकी का इसका उपयोग किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर चिकित्सा तक के क्षेत्र में इनका संभावित अनुप्रयोग हो सकेगा, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए कि एटो सेकंड पल्सेस का उपयोग अणुओं को ढकेलने के लिए किया जा सकता है और एक मापने योग्य संकेतक उत्सर्जित कर सकता है। इसके अलावा हम कहें कि आधिकारिक नोबेल समिति के रीड आउट में कहा गया है यहां पर कि अणुओं के सिग्नल में एक विशेष संरचना होती है। इस प्रकार का फिंगरप्रिंट जो बताता है कि यह कौन सा अणु है और इसके संभावित अनुप्रयोग में चिकित्सा निदान भी शामिल हो सकता है। मतलब अगर हम एटो सेकंड की गणना कर लेंगे तो एटो सेकंड की गणना के आधार पर हम पूरे परमाणु स्थिति को और भी विस्तार से समझ पाएंगे, रासायनिक तमाम प्रकार की अभिक्रियाओं को समझ पाएंगे, पदार्थों का एक विस्तार से हम अध्ययन कर सकते हैं। हमने कहा कि इसमें कैसे एटो सेकंड पल्सेस का उपयोग करके जो
मॉलिक्यूल हैं उनको धक्का देने का जो कार्य करता है, इसको भी हम समझ पाएंगे। एक मापने योग्य संकेतक जो उत्सर्जन का काम करते हैं उसका भी हम यहाँ पे कर पाएंगे, और भविष्य में इसका उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम जान सकते हैं। कहा गया कि उन्नत जो इमेजिंग है और स्पेक्ट्रोस्कोपी, उन्नत इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एटोसेकंड पल्स में हेर फेर करने की क्षमता जीव विज्ञान से लेकर के खगोल विज्ञान तक के क्षेत्र में अनुप्रयोगों के साथ उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी की संभावनाओं को खोलती है। मतलब ये एटोसेकंड की गणना से क्या क्या लाभ होने वाला है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसके माध्यम से पल्स में हेर फेर करने की जो क्षमता है जीव विज्ञान से लेकर के, चाहे वह जीव विज्ञान हो या खगोल विज्ञान हो, इन सभी में इसकी संभावनाएं काफ़ी हैं, जिसका उपयोग करके हम और चीज़ों को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। अगर हम अल्पकालिक प्रक्रियाओं का अध्ययन एटोसेकंड पल्स वैज्ञानिकों को अल्ट्रा फास्ट परमाणु और आणविक प्रक्रियाओं की छवियों को पकड़ने में सक्षम बनाता है। क्योंकि हमारा अध्ययन जो इस समय आप पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत भी देखते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स का ही एक भाग है, जिसमें हम अब उन मूल कणों की भी बात कर रहे हैं कि जो चाहे हिग्स बोसान कण हो या आप देखेंगे कि पाई न्यूट्रिनो हो, जिनके अध्ययन किया, जो पृथ्वी के अंदर बलवाहक कण हैं जो सभी प्रकार के बलों के निर्धारक हैं, चाहे वह गुरुत्वाकर्षण का बल हो, चाहे वह न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या वंडरवाल फोर्स हो, इन सभी फोर्स के लिए उत्तरदायी उन कणों का अध्ययन हम कर रहे हैं। खास करके वह कण जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौरान जिनका जन्म हुआ था, जिनमें 3 प्रकार के मूल कण आए थे, जिसकी संख्या 6 है और टोटल इनकी संख्या 18 है, 18 है, और इन्हीं को अध्ययन हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में भी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे फिजिक्स का जो दायरा है अब वह कहाँ तक पहुँच गया है, उन फंडामेंटल पार्टिकल्स तक पहुँच गया है जो पूरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी नीचे की संकल्पना है कि किन कणों ने प्रोटॉन का निर्माण किया, किन कणों ने न्यूट्रॉन का निर्माण किया। इसको समझना, या कौन से ऐसे कण थे जो ब्रह्मांड को द्रव्यमान, सभी ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी कणों को द्रव्यमान प्रदान किए, जैसे हिग्स बोसान कण हैं जिनको गॉड पार्टिकल्स कहते हैं, वहां तक का हमारा अध्ययन चल रहा है। इसका मतलब ये सारी जो चीजें हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत, उन सबको समझने में तो यह मदद करेगा ही करेगा, साथ में पूरे खगोल विज्ञान को समझने में भी काफ़ी मददगार हो सकता है, साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हमने कहा कि जो अल्पकालिक प्रक्रियाओं का अध्ययन एटोसेकंड पल्स वैज्ञानिकों को अल्ट्रा फास्ट परमाणु, जो अल्ट्रा फास्ट परमाणु हैं, यहाँ पर इनकी आणविक प्रक्रियाओं की छवियों को पकड़ने में भी सक्षम करेगा कि इनकी छवियाँ किस प्रकार से होंगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा जो है नोबेल पुरस्कार भौतिकी का 2023 का दिया गया है। इसका मुख्य विषय वस्तु है एटोसेकंड पल्स की खोज करना, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों की गति को हूबहू जान पाएंगे। अभी तक हम इसको नहीं जान पा रहे थे, और इन इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा हम चाहे परमाणुविक स्तर पर किसी चीज़ का अध्ययन करना हो, पार्टिकल्स लेवल पर हम पार्टिकल फिजिक्स के अंदर या क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम जो पदार्थों का अध्ययन और अच्छे से कर पाएंगे, हम रासायनिक अपक्रियाओं को भी बढ़िया से जान पाएंगे, और जिनकी संभावनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, और पूरे खगोल विज्ञान के अध्ययन में भी है। तो चलिए, ये आज का ये महत्वपूर्ण विषय रहा जिसमें हमने नोबेल पुरस्कार की चर्चा किया। इसी प्रकार से आप सभी लोग जुड़ते रहे, नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।